गलती होगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग बच्चों? अरे यार, कहाँ कहाँ चला गया सब? ये कहाँ गया प्रॉफिट लॉस केशव? हाँ, शीट वन डिलीट कर दी क्या? एक सेकंड होल्ड करो भैया, होल्ड करो एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। टाइप बाय टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, और हम क्वेश्चन कर चुके हैं 92 तक। अब हम क्वेश्चन करेंगे 93। अगला टाइप बच्चों आपके सामने है, ध्यान से जरा आप इस टाइप को समझिएगा कि टाइप कहना क्या चाहता है। सुनना मेरी बात को आप लोग जी। बच्चों, प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट भी मैंने तैयार करवा दी है। सेकंड शीट आपके पास अपलोड हो जाएगी, शीट खत्म होने वाली है। पहली शीट ही बड़ी थी, दूसरी से और तीसरी शीट छोटी है काफी, इसके मुकाबले पहली शीट ही ज्यादा बड़ी है। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अगला मेरे प्यारे भाई, अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में ये दिखता है नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात का क्या मतलब है? नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मतलब ये कि आपने सपोज दो वस्तुएं खरीदी, आपने सर्फ खरीदा, आपने साबुन खरीदा, किसी भी दाम में खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको सर्फ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया और साबुन पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा कि नहीं? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है कि जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है वही आपका टोटल सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन इस बात का एक मतलब और है। सपोज आपने दो चीज खरीदी, सर्फ और साबुन। आपने सर्फ खरीदा 120 रुपए का, साबुन खरीदी आपने 80 रुपए की। आपने सर्फ को बेचा 130 रुपए में, तो सर्फ पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। आपने साबुन को बेचा मेरे दोस्तों 10 रुपए के लॉस में, तो साबुन 70 रुपए की बिकी। तो मेरे प्यारे भाई, अब बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए। 120 प्लस 80 200 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस भी कितना है? 13 7 20 200 रुपए। यानी कि सामान टोटल जितने रुपए का था उतने रुपए में ही बिक गया। नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि एक सामान पे जितने रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है, एक सामान पे, दूसरे पे आपको उतने ही रुपए का लॉस हुआ है। आपने जितना प्रॉफिट एक वस्तु पे कमाया है, दूसरी वस्तु पे उतने ही रुपए का लॉस हो गया है। क्लियर? इसी को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां से दो चीजें समझने को मिली कि टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। एक सामान पे आप जितना कमाओगे दूसरे पे उतना ही नुकसान अगर हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसी पे भी सवाल करेंगे। 93 92 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं जी। निकिता ने एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचा और 20% का गेन हुआ। उसने एक वॉल क्लॉक को 1,800 में बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे बताओ, यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं आप? यहां से निकिता ने, मेरे प्यारे भाई सॉरी, निकिता ने एक टेबल फैन खरीदा है, टेबल फैन, और एक खरीदी है वॉच। टेबल फैन का सीपी क्या है? निकिता ने टेबल को 840 रुपए में बेचा और 20% का प्रॉफिट हुआ। ये 120% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू ये हो गई, 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 12 7 84 यानी कि 700 रुपए। तो टेबल फैन का जो कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए है। निकिता ने दीवार घड़ी को 1008 रुपए में बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी क्या होगा? 1008 में से किसी सामान को बेचा, 12% का प्रॉफिट हुआ, 112% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 से मेरे दोस्तों 25 और ये 28, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 28 से मेरे दोस्तों जाएगा 28 या 84 बचेगा 16 और 28 छिक्का, यानी कि 36 गुणा 25 आ गया 900 रुपए। यानी कि वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपए है। तो मैंने यहां से दोनों का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब क्या बोला है? वह टेबल फैन को 900 रुपए में बेचती है, दीवार घड़ी को मिनिमम किस कीमत पे बेचना चाहिए जिससे कि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो? वह टेबल फैन को बेचती है 900 रुपए में। टेबल को मेरे दोस्तों ने कितने बेचा? 980 रुपए में बेचा। तो दीवार घड़ी को किस रुपए में बेचना चाहिए जिससे कि कोई नुकसान ना हो दोनों सौदों को मिलाकर? प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के अगर बराबर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 700 900 1600 रुपए। तो सेलिंग प्राइस भी 1600 रुपए होना चाहिए। 980 में क्या जोड़े कि 1600 हो जाए? 620 रुपए। यानी कि टेबल जो है आपकी दीवार घड़ी को 620 रुपए बेचना चाहिए। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक सवाल बच्चों, बन गया भाई। 700 का सामान 980 में आपने बेचा, 280 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो वॉच पे आप 280 का नुकसान करवा लो। 900 में 280 का नुकसान करोगे तो 620 पे बेचनी पड़ेगी। काफी बेसिक सवाल है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना? कल मैंने आपको सेम कॉस्ट प्राइस समझाया, सेम सेलिंग प्राइस समझाया, आज मैं आपको समझा रहा हूं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाइए। सुजाता ने दो आर्टिकल खरीदे, टोटल 1080 रुपए के। एक आर्टिकल पे सुजाता को 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस हुआ। सी नाइदर गेन्स नॉर इनकर्स ए लॉस। उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ ओवरऑल। तो आपसे पूछा है दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है? ये सवाल है, बताओ। दोबारा एसपी चेंज कर दिया है आकाश, सुनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा। सुजाता ने दो वस्तु खरीदी को लेकर 80 की। पहली वस्तु को 25% प्रॉफिट बेचा, दूसरे को 20% लॉस बेचा। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। मैंने मान लिया कि दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य है ए और बी। मैंने दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य को ए और बी मान लिया। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही लॉस है, इसका मतलब है कि पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे उतने रुपए का नुकसान हो गया। अगर पहले आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस हुआ है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए कि नहीं भाई? अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई आदमी सर्फ खरीदता है, एक साबुन खरीदता है। मेरे प्यारे रवि रंजन सवाल पढ़ो। सर्फ पे अगर कोई आदमी 10 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है, साबुन पे 10 रुपए नुकसान कमा लेता है, तो ओवरऑल जीरो पे आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यानी कि एक अगर आर्टिकल ए पे 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरे 20% लॉस हुआ, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। जैसे दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बटे बी, 20/25 इधर जाएगा। अभी 5 20 5 बचे 25। दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का मेरे प्यारे रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों का टोटल सीपी क्या है? ए की वैल्यू 4 है, बी की 5, 4 और 5 9 यूनिट। सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 1080 रुपए के बराबर दी है। आपसे पूछा दोनों के क्रिया मूल्य का डिफरेंस। क्रिया मूल्य का डिफरेंस कितना है? 4 और 5 का डिफरेंस है 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या है? 1080 को 9 से भाग करेंगे 120 रुपए, 120। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू 120 रुपए है, क्रिया मूल्य का डिफरेंस आ गया। बड़ा बेसिक सवाल है, सब अच्छे समझ पाए। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों लास्ट टाइप पे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है वो, ये बताइएगा। कहां गया सवाल नंबर आपके सामने? 95 बच्चों, बनाओ, बनाइएगा बच्चों 95।
एक व्यापारी 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। वह 16% के लाभ पर पहली वस्तु बेचता है, दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इस बात का मतलब समझ गए? पूछा है पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई उसे नुकसान हुआ। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर पूछा, विक्रय मूल्य में, क्रिय मूल्य में नहीं पूछा, विक्रय मूल्य में अंतर पूछा है। तो भाई मैंने ये मान लिया कि दोनों वस्तुओं के जो कॉस्ट प्राइस है वो ए और बी है। मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई कि दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य जो है वो ए और बी है, ठीक है ना। अगर पूरे सौदे में ना कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि, इसका मतलब अगर पहले आर्टिकल ए पर 16% प्रॉफिट है, आर्टिकल ए पर कितना प्रॉफिट है ये, दूसरे आर्टिकल बी पर 14% का लॉस है, आर्टिकल बी के कॉस्ट प्राइस का 14% लॉस है, तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बराबर होगा। तो दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का रेशियो क्या आएगा? 14/16 यानी कि 7/8। आप बोलोगे हां जी सर। हालांकि आपकी बात करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इंटरचेंज कर देते, 14 इधर 16 इधर, 14/16 7/8 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। व्यापारी ने सामान खरीदा है 7500 रुपए में मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपसे विक्रय मूल्य का अंतर पूछे, क्या ये सीपी है मेरे दोस्तों? सीपी। मुझे तो प्यारे भाई जो है यहां पर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, तो दो रास्ते हैं, या तो मैं दोनों के अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, फिर वहां से सेलिंग प्राइस निकाल लूं। समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से दूसरा कि आप रेशियो में काम कर लो। भाई आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इनमें दो दो जीरो चिपका लो। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इनमें दो दो जीरो चिपका लो। भाई ए का कॉस्ट प्राइस 700 यूनिट है, बी का कॉस्ट प्राइस 800 यूनिट है, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1500। दोनों का टोटल सीपी क्या आएगा? 1500 यूनिट। सवाल में 1500 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7500 रुपए। दोनों सामान को 7500 रुपए में खरीदा, कितने गुना है? 5 गुना। अगर कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा कोई दिक्कत नहीं होती, पूछा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। भाई अगर ए का कॉस्ट प्राइस 700 है, पहले सामान को 16% के लाभ पर बेचा है, तो 700 का 16% होता है 112, 16 7 112, यानी कि पहले सामान को इतने में बेचा है, पहले सामान को इतने रुपए में बेचा है। परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैंने दो जीरो चुका दी, दो जीरो से गुणा कर दी। दूसरे आर्टिकल को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरे आर्टिकल का सीपीए 800, 800 पे 14% लॉस हुआ, 800 का 14% 112 है ना, 8 गुना 14 112। दूसरे आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा है। आपसे पूछा है दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपको देना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे, ये आपको बताना है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अभी 700 में से 800 को घटाओ माइनस का 100, 112 में से माइनस के 112 को घटाओ 224, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 124 यूनिट, 120 यूनिट, 124 यूनिट। तो दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट आ गया। 124 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 से गुणा करेंगे 620 रुपए, तो 620 रुपीस दोनों आर्टिकल के विक्रय मूल्य का अंतर होगा। सी ऑप्शन आंसर है। तो आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आपने डायरेक्ट रेशियो में कैलकुलेशन कर ली। दूसरा रास्ता वो है कि आप पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर वहां से दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर उनका अंतर कर लो। लेकिन मुझे वो ज्यादा बड़ा लग रहा है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। सीपी का मेरे को दोस्तों पता है, ठीक है भाई। लास्ट में डबल जीरो से लगाएं कि 16% और 14% निकालने में कोई दिक्कत ना आए। किसी संख्या के आगे दो जीरो लगी हुई है तो उसका 16% या 14% निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया, थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा दोस्तों। इसी के साथ एक टाइप खत्म। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के करवाए, बेसिकली मैंने आपको समझाया एग्जांपल से, नहीं समझ में आया तो बाहर में जाइए, तुमको कोई नहीं समझा सकता पूरी दुनिया में, ठीक है। आगे चलते हैं, 95 ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी, 96 मेरे दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद हम 96 नंबर सवाल करेगा, मानिएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, सभी बच्चे करेंगे। 112 कहां से आया? 112 सवाल से आया, सवाल पढ़ो। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकाल दिया मैंने, क्वेश्चन क्यों नहीं सुनते? अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 700 है, उस पे 16% प्रॉफिट होता है, तो 700 रुपए का 16% मैंने बोला तो है, सुनते क्यों नहीं हो? कान फोड़ रखे हैं अपने, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिख सकता मैं। नीति से प्लस एक माइनस है, दोनों को घटाओ ही आएगा। 700 का 16% 112 जी। अगला सवाल, एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती और उसे उतने ही दाम पर बेचता, उक्त मूल्य पर ही बेचता जितने में पहले बेच रहा था, तो उसे 25% का लाभ होता। कितना लाभ होता? 25% का। वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है? ये आपसे पूछा है, क्रिया मूल्य। जवाब दो मेरे दोस्तों, करते हैं इस सवाल को। बड़ा बेसिक सवाल है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? जैसे मर्जी आए वैसे कर लो, छाप के आप 100 मान के भी कर सकते हैं, डाटा आसान है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। सवाल में क्या बोला है? एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। 20% मतलब 1/4 प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, अगर वस्तु कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट। ये यूनिट है इसलिए मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। यदि उसने वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती, यानी कि मेरे प्यारे भाई 50 रुपए कम में खरीदने का मतलब 4 यूनिट में ना खरीद के 50 रुपए कम में खरीदी होती, इतने रुपए में खरीदी होती, 4 यूनिट में ना खरीद के उसे 50 रुपए कम में खरीदी होती, और उसे उक्त मूल्य पर ही बेचता, यानी कि सेलिंग प्राइस चेंज, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, 5 यूनिट में ही बेचता, तो उसे कितना लाभ होता? तो उसे 25% का लाभ होता मेरे प्यारे। कितना लाभ होता? 25% का लाभ होता मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे भाई, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस को अगर 50 रुपए कम कर दिया, 50 रुपए कम में खरीदी होती, तो 25% का प्रॉफिट होता। अगर किसी सामान में 25% प्रॉफिट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 5/4। आप बोलोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 आएगा। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। और सेलिंग प्राइस कितना रहेगा मेरे प्यारे? सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट। यहां से कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 मत काट देना, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू है। एक तो तरीका इसका ये हो गया करने का, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तो तरीका यहां से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉरी 20% 1/5 आएगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से 1/4 लिख दिया, 1/5 होना चाहिए था। सॉरी 1/5 होना चाहिए था। बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोसेस सेम है, बस मैंने फ्रैक्शन को गलत लिख दिया, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। डाटा काफी आसान है, 100 मान के हो जाएगा। एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। 20% लाभ मतलब अगर 100 का सामान है मेरे दोस्तों, 100 यूनिट का सामान है, तो सामान बिका कितने में? 120 में। अगर वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती, 50 रुपए कम में खरीदी होती, 50 रुपीस कम में, क्लियर है, और उक्त मूल्य पर ही बेचता, मतलब 120 यूनिट में बेचता, सेलिंग प्राइस को नहीं चेंज किया, 120 में ही बेचता, तो 25% प्रॉफिट होता। सेलिंग प्राइस उतना ही रखा तो प्रॉफिट कितना होता बच्चों? 25% प्रॉफिट होता, 25% का लाभ होता। आप किसी सामान को 120 में बेच रहे हो, आपको 25% लाभ हो रहा है, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है जरा बताओगे? 25% लाभ का मतलब 4 से 5, 5 की वैल्यू अगर 120 है 24 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 24 गुना होगी, 96, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 96 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 96 यूनिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर वस्तु का सीपी 96 होगा, यानी कि पहले सामान को 100 में बेच रहे थे, अब सामान को पहले सामान का कॉस्ट प्राइस 100 था, अब सामान का कॉस्ट प्राइस 96 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना कम हुआ? 4 यूनिट। सामान में 4 यूनिट की वैल्यू ही मेरे दोस्तों 50 रुपए दी है, 4 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान निकालना है तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 से गुणा करेंगे तो 1250 रुपए, 1250 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य आ जाएगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये है तरीका। कोई एक्स मान के नहीं करते कि मसरू कर दिया हमारा क्रिया मूल्य एक्स गधों की तरह।
डाटा काफी आसान है, 100 मान के कर लिया। एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं इस टाइप का, आसान है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने, और इस टाइप पे मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, 97 और 98, दोनों ही बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं जी प्यारे बच्चों, 97 और 98। तो चलिए शुरू करते हैं इस टाइप को। यस हर्ष जी, देखो ये जो टाइप है बहुत ही खतरनाक है और मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाइल सेकंड ट्रेडर कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। Both sell their article at same price rupees 3760 and both claims to gain a profit of 17.5%. Find the difference of their actual profit. उनके actual profit का difference आपको बताना है। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों इस टाइप के, चलेगा बच्चों। तो इस सवाल में दो व्यापारी के बारे में बात करें, दो व्यापारी फर्स्ट और सेकंड, दो व्यापारी फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही व्यापारी अलग हैं। ये उनके कॉस्ट प्राइस है और यहां उनके सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब मेरी बात को आप गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो व्यापारी हैं, पहला व्यापारी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट सीपी को बेस मान के, दूसरा मूर्ख है सेकंड व्यापारी, वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के। दोनों अपने सामान को सेम प्राइस पे बेचते हैं 3760 रुपए में, दोनों ने अपने सामान को सेम दाम में बेचा, सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि हमें 17.5% प्रॉफिट हुआ, दोनों ही ये दावा कर रहे हैं। उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस भी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो फिर डिफरेंस कहां से है प्रॉफिट में? क्योंकि एक दोनों आदमी, पहला आदमी सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकाल रहा है, दूसरा एसपी को बेस मान के। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/40। पहला जो व्यापारी है वो सीपी को बेस मान के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, यानी कि पहला व्यापारी के लिए, पहले व्यापारी का अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 47। 40 पे 7 जोड़ेंगे, पहले व्यापारी का कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो सेलिंग प्राइस 47 है। दूसरा व्यापारी भी ये कहता है कि भाई साहब मुझे 17.5% प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालता है, सेलिंग प्राइस को बेस मान के। कि दूसरा व्यापारी कहता है कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 40 है, अगर मैंने किसी सामान को 40 पे बेचा है तो मुझे 7 का प्रॉफिट हुआ है, 7 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 में से 7 घटाएंगे 33। तो सेकंड व्यापारी के लिए सीपी से एसपी का रेशियो ये होगा। चंदन भाई समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो दोनों के सीपी से एसपी का रेशियो अलग अलग है। पहला व्यापारी सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो 40 के सामान पे 7 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 47 होगा। दूसरा व्यापारी सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट करता है, कहता है 17.5% प्रॉफिट है 7/40, यानी कि बेस सेलिंग प्राइस है, किसी सामान को 40 में बेचा, 7 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? 33। दोनों के लिए लिख लिया रेशियो अलग अलग। अब आगे क्या बोला है सवाल में? ये बोला है कि दोनों व्यापारी अपने सामान को सेम दाम पे बेचते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। दोनों व्यापारी अपने दाम को सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं। इसका सेलिंग प्राइस 47 है, इसका 40 है, गलत बात है, दोनों को सेम करना होगा। 47 और 40 को सेम करने के लिए यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी? पूरे रेशियो को। यहां पूरे रेशियो को 40 से गुणा करनी होगी, यहां किससे गुणा करनी होगी? यहां पूरे रेशियो को 47 से गुणा करनी होगी 47 से। आप बोलोगे हां जी सर गुणा आ गया। तो देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका सेलिंग प्राइस भी 47 गुणा 40 हो गया, इसका भी 47 गुणा 40 हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। अब पूछा उनके प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस आपसे पूछा, तो आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी में से एसपी घटाना है, एसपी में से सीपी। तो इसमें पहले व्यापारी का प्रॉफिट क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 40 तो कॉमन ही आ जाएगा। 47 में से 40 घटाएंगे 7, पहले व्यापारी का प्रॉफिट है। दूसरे का क्या आएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो 47 तो कॉमन ही आ जाएगा, 47 तो कॉमन ही आ जाएगा। 40 में से 33 घटाएंगे 7। आप बोलोगे जी सर ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट है, दूसरे व्यापारी का प्रॉफिट है, अब आपको इनका भी डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो 7 तो कॉमन ही आ जाएगा, 7 तो कॉमन ही आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 40 और 47 का डिफरेंस 7 होता है, 7 7 49 यानी कि 49। तो प्रॉफिट का डिफरेंस आया 49। तो आंसर जो भी आएगा 49 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। आंसर जो भी आएगा वो 49 का मल्टीपल होगा, जो कि सी ऑप्शन है। बात समाप्त। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी हो जाएगा भाई। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, इसका भी 47 गुणा 40, इसका भी 47 गुणा 40। सेलिंग प्राइस की वैल्यू ही सवाल में कितनी रखी है? 3760 रुपए रखी है। सेलिंग प्राइस इस सवाल में 3760 रुपए रखा है। 47 गुणा 40 कितना होता है मेरे दोस्तों? 160 में 28 अगर जोड़ूंगा तो 188। 188 का दुगना है ये मेरे दोस्तों, 2 टाइम्स है दुगना। अगर सेलिंग प्राइस दुगना है तो 49 यूनिट की वैल्यू भी दुगना होगी, 98 रुपीज। ये दोनों के एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया, सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, प्रेम नारायण समझ में आया? ठीक है ना। आकाश सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल मैं आपको इसी टाइप का कराऊंगा, सवाल नंबर 98। थोड़ा ना मेहनत से पढ़ लो, मेहनत से, मजाक नहीं है, प्रॉफिट लॉस है ये, मेहनत से पढ़ाई कर लो, घर से पढ़ के आया करो यार, दिमाग को तेज करो, बत्ती जलाओ दिमाग की। अब मर मर के मत रहो जिंदगी में, छोटी छोटी बातों पे डाउट आते, छोटी छोटी बातों का कोई लेना देना नहीं है जी। ये देखो सेम टाइप का सवाल है, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया था। देखो, ए कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हेयरएज बी कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, दूसरा जो बंदा भी है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, सीपी को बेस मान के। मेरे प्यारे भाई सवाल में साफ साफ बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट रीड द क्वेश्चन, यू हैव डाउट रीड द क्वेश्चन, यू हैव डाउट रीड द क्वेश्चन। ए कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस को बेस मान के, बी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। यदि उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए, प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस जो है दोनों के लिए सेम है। ठीक है भाई, दोनों को 28% प्रॉफिट हुआ, तो आपसे पूछा ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों को ही 28% प्रॉफिट हुआ। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/25 ये होती है। पहले व्यापारी को 28% प्रॉफिट हुआ जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 है। पहला व्यापारी अपना प्रॉफिट निकालता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, यानी कि पहले व्यापारी का अगर सेलिंग प्राइस 25 है तो उसको 7 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब हुआ पहले व्यापारी ने अगर किसी सामान को 25 में बेचा है तो 7 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 18, क्रिया मूल्य 18। दूसरा व्यापारी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी को बेस मान के, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 है, दूसरे व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस 25 है, तो उसे 7 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 32। 25 में 7 ऐड करेंगे 32। दोनों का अलग अलग रेशियो लिख लिया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। आकाश भैया डाउट की दुकान हो यार, आकाश ऐसा बालक है डाउट की दुकान। पूछ रहा आईसीआर क्या? आईसीआर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कृषि अनुसंधान केंद्र, भारत में एक सरकारी संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें आप जाओगे तो कृषि के लिए, हमारे किसानों के लिए जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनके असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था, उसमें था मेरे प्यारे भाई ये सवाल। बहुत अच्छी जॉब है ये,
चलिए चलो दोस्तों, तो ये यहां से लिख लिया। सवाल में अब अगली लाइन बोले कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं, इसका 25 से इसका 32 से अलग अलग है। सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, 25 और 32 को सेम करना होगा, तो यहां पे 25 और 32 को सेम करने के लिए यहां 32 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, यहां 25 से गुणा कर देते हैं 25 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल गुणा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया, देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 25 गुणा 32 हो गया, 25 गुणा 32 हो गया। बोला उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए। तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है बताओ? पहले आर्टिकल का कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हर चीज को मैं लिख के कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, प्रॉफिट आएगा। 32 तो कॉमन ही आ गया, 32 कॉमन आ गया, 25 में से 18 घटाएंगे 7 आ गया। ये पहले व्यापारी का प्रॉफिट है। दूसरे का क्या है? यानी कि 25 तो कॉमन ही आ गया, 32 में से 25 घटाएंगे 7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब प्रॉफिट का डिफरेंस लेने, इसका भी आप डिफरेंस लेंगे, तो 7 तो कॉमन ही आ गया, 32 माइनस 25 7 7 7 49, तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 49 यूनिट, 49 यूनिट। 49 के सवाल में कितनी रखी है? 588 रुपए रखी है सवाल में। 49 यूनिट के लिए कितने गुना? 49 1 49 9 49 28 12 गुना, 12 टाइम्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 12 गुना है। आपसे पूछा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहां से निकालो, यहां से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है ये 25 गुना 32। 25 गुना 32 का मतलब मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट के लिए 12 आइए ना, 32 गुना 25 गुना 12 रुपए, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल का करेक्ट आंसर है। हालांकि 32 के 25 में गुणा करेंगे तो 800 आएगा, 800 की गुणा 12 में करेंगे तो 96 रुपए। तो प्रत्येक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 9600 रुपीज है, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जारक सवाल नहीं विशाल। क्या अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे? देखो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है ना, ये सीधा सवाल था, ये उल्टा है, बस फर्क इसमें कोई भी नहीं। अच्छा सवाल है मींस लेवल का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ मेरे प्यारे भाई। खत्म हो गया ये दोनों टाइप, दोनों मतलब करवा दी मैंने आपको वैरायटी। चलेगा सवाल नंबर 99। अब यहां पे मेरे प्यारे में आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्तों, यहां से आपको 15-20 सवाल, और सवाल बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे, बहुत बहुत ज्यादा शानदार। और सवाल है बच्चों डेविएशन पे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है ये टाइप, तो ये लेक्चर बंद करके एक बार डेविएशन पढ़ लो, रिवीजन कर लो, डेविएशन क्या है, रिवर्स डेविएशन क्या है, तो ही आप समझ पाओगे जी। 99 मुझे बेसिक बताने की जरूरत नहीं है भाई, भाग किया नीतीश हमने 49 से। एक आदमी ने 561 आर्टिकल खरीदे हैं 3200 रुपए में, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदने दो। ही सेल्स 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस। उसने सारे आर्टिकल का 5/11 हिस्सा 27% लॉस पे बेचा। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल? बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना चाहिए, सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन द ट्रांजैक्शन, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो प्यारे भाई सुनो, ये जो आपको लाइन रखी है इसका उतना ही मतलब है जितना मोदी जी के भाषणों का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलेगा दोस्त, सवाल में क्या बोला है कि एक आदमी सारे आर्टिकल का 5/11 हिस्सा बेचता है 27% के लॉस पे। यानी कि सपोज एक आदमी ने टोटल अगर 11 आर्टिकल खरीदे हैं, अगर एक आदमी ने टोटल 11 आर्टिकल खरीदे तो 11 में से 5 आर्टिकल उसने बेचे हैं 27% के लॉस पे, लॉस मतलब नेगेटिव। तो बाकी कितने बचे? 6 आर्टिकल, 11 में से 5 गए 6 आर्टिकल, बाकी के 6 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए उसको, जिससे कि कोई ओवरऑल मेरे प्यारे भाई ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, यानी कि ओवरऑल 0% पे रहे, ना नुकसान हो ना फायदा हो। बताइएगा, करो मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब अगर यहां आपको 5 रुपए पे 27% लॉस हुआ है, 5 रुपए का 27%, तो यहां आप उतना ही प्रॉफिट कमा दो, 5 रुपए का 27% प्रॉफिट करवा लीजिए। यहां पर आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, यहां जितने का लॉस हुआ यहां उतना प्रॉफिट कर, यहां 5 रुपए का 27% लॉस हुआ या 5 का 27% प्रॉफिट करवा लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 रुपए है, 6 रुपए के समान पर तो बटे 6। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 1 से 3 से 3 नाम 27 3 दूनी 6 45 बटे 2 यानी कि 22.5%। तो 22.5% के प्रॉफिट में आपको बेचना चाहिए, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समाप्त। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई अगला, बेसिक सवाल था 100 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करिएगा आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। बनाओ सवाल क्या है? सवाल है एक आदमी ने 1596 आर्टिकल खरीदे हैं 45,300 में, ठीक है, खरीदे तो 1596 आर्टिकल, उसने 608 आर्टिकल को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। 456 आर्टिकल को उसने बेचा, 456 आर्टिकल को 20% के लॉस पे। तो बाकी बचे एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज यू टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल, रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट और लॉस पे बेचना चाहिए, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देनों से ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि 0% पे सिमट जाए। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, सवाल बड़ा ही सिंपल है, ये लिख रहा हूं मैं आर्टिकल्स। एक आदमी ने 600 आर्टिकल खरीद के बेचे 25% के प्रॉफिट पे, 456 आर्टिकल 20% के लॉस पे, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितने? व्हाट इज रिमेनिंग आर्टिकल? टोटल आर्टिकल 1596 खरीदे थे, 1596 में से इन दोनों घटाओ, 608 में अगर 456 जोड़ूंगा तो 1064 हो गया। इन दोनों का सम कितना? 1064। तो 1596 में से 1064 आप घटाओगे तो 532 532 है रिमेनिंग आर्टिकल। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए कि ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कोई लाभ या हानि ना हो। तो आप क्या करते हो? बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हो मेरे प्यारे भाई, ये बेस वैल्यू का रेशियो ले लो, ये हो जाएगा। बताओ 608 आर्टिकल बेचे 25% के प्रॉफिट पे, 456 आर्टिकल बेचे 20% के लॉस पे, 532 आर्टिकल रिमेनिंग है, उनको कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए, जिससे कि पूरे ट्रांजैक्शन सारे आर्टिकल पे सारे सामान में मिला के कोई लाभ या हानि ना हो। तो आप इसका रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, किससे जा रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है मेरे प्यारे भाई? डिवाइड हो रहा 8 से है भाई, 8 छिंग 48 मेरे प्यारे भाई, और 8 छिंग नहीं 8 सत्ते 56 और 8 छिंग 48, और ये 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, और 8 से मेरे दोस्तों 8 छिंग 48 और 532 यानी कि 19 से डिवाइड हो रहा है, 76 19 जा रहा है ना, 19 से डिवाइड हो रहा है, काट लेंगे तो 19 के 57 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 19 76 और 19 दूनी 38 मेरे प्यारे भाई, और कितना हो जाएगा आपका 19 अट्ठे 152, फिर कट गया 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 6 24, 4 7 28, तो 8:6:7 ये आर्टिकल का रेशियो आ गया। यानी कि आदमी ने जो आर्टिकल ब्रेक करे हैं वो इस रेशियो में करे हैं, 8:6:7 के रेशियो में। हमेशा ही समझा देता हूं कि बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लिया करो, ठीक है भाई, 8:6:7 बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लिया करो भाई। जो आर्टिकल्स का रेशियो है वही कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो होगा, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बेसिकली सीपी का ही रेशियो है।
सपोज आप मार्केट में जाते हो, आप चावल खरीद के लाते हो मेरे दोस्तों, चावल का दाम है 25 रुपए पर किलो वाले, चावल का प्राइस क्या 25 रुपए पर किलो के चावल मेरे दोस्तों खरीदते हो आप, ठीक है ना। दो टाइप के चावल 25 रुपए पर किलो वाले, ये चावल आपने 50 किलो खरीदे, ये वाले चावल आपने 80 किलो खरीदे, तो आपने सामान मेरे दोस्तों किस रेशियो में खरीदा है, तो आप देखोगे 25 कट जाएगा। तो जो आर्टिकल का रेशियो है वही सीपी का रेशियो आया, यानी कि आर्टिकल अगर आदमी ने इस रेशियो में ब्रेक करे है तो कॉस्ट प्राइस भी इसी रेशियो में रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल में बोला कि भाई ये सामान तो बेच दिया 25% प्रॉफिट पे, ये सामान बेच दिया 20% लॉस पे, ये कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए कि ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो मेरे प्यारे डाटा काफी आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। यहां आपको 8 रुपए का 25% प्रॉफिट हुआ, 8 का 25% कितना होता है 200%, यहां आपको 8 रुपए का 25% 200% का प्रॉफिट हुआ, 200% का, क्लियर है। यहां क्या हुआ 6 रुपए का 20%, 6 रुपए का 20% यानी कि यहां आपको 120% का लॉस हुआ मेरे प्यारे, 120% का। ओवरऑल जीरो होना चाहिए, 200 है ये -120, तो जीरो करने के लिए 200 है ये -120, या -80 आना चाहिए कि नहीं, -80% आना चाहिए, -120 -80 -200 और 200 कट गया, यानी कि यहां आपको -80% मेरे दोस्तों होना चाहिए लॉस, 80% लॉस। लेकिन कितने रुपए के सामान पर, 7 रुपए के सामान पर, तो 27, यानी कि रिमेनिंग सामान को आपको 80/7%, रिमेनिंग सामान 7 का है ना, 80/7 के लॉस पे बेचना पड़ेगा, जो कितना जाएगा 11 बार जाएगा, 11/7 तो अप्रॉक्स 11.42% के आपको लॉस पे बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन इसका उत्तर है। मैं ये जो है बेटा 8 रुपए का 25% जो है वो 2 रुपए होता है, 2 बोलो या 200% बोलो, तो मैं यहां पे रुपए में नहीं लिख रहा मेरे दोस्तों, जब मुझे बाकी में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए परसेंटेज में ही छोड़ दे रहा हूं कैलकुलेशन को, ठीक है। तो 8 रुपए का 25% 200% प्रॉफिट हुआ, 6 का 20% 120% लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई, ये आपका 80 होना चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है, ये दो को मैंने आपको दोनों करवा दिए, अब स्पीड से करेंगे, इसी टाइप के सवाल है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से बनाओ। 200 राहुल, परसेंटेज जाके पढ़ के आओ। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 केले सड़ गए इसलिए उसने फेंक दिया, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा, बाकी केलों को 10% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, हिज ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ये सवाल 2021 के मेंस के पेपर में आया है, सॉरी प्री के पेपर में, मेंस में नहीं आया वाला, ठीक है ना। इसी टाइप का सवाल है, वैरायटी चेंज है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 केले सड़ गए इसलिए उसने फेंक दिया, उसने अपने पास के केलों में से यानी कि बचे केलों में से ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम, अब उसके पास जो केले बचे हैं, रिमेनिंग जो केले हैं उसके 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा, बाकी केलों को 10% के लाभ पर बेचा, कुल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताओ। देखो अगर किसी भी सवाल में नॉर्मल सवाल है, हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ये करते हैं हम। लेकिन अगर किसी सवाल में रिमेनिंग शब्द आता है कि भाई एक आदमी ने 1/5 केले फेंक दिए, फिर जो उसके पास केले बाकी जो रिमेनिंग केले हैं, फिर उसमें से 2/5 केलों को बेचा 15% के लाभ पर, अगर किसी सवाल में रिमेनिंग शब्द आता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेते, हम डिनोमिनेटर का लेते हैं मल्टीपल, कैलकुलेशन आसान रहती है। ये बात भूलना मत, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रिमेनिंग शब्द नहीं आता एलसीएम ले लो, अगर रिमेनिंग शब्द आता है कैलकुलेशन कम करनी तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल ले लो। यहाँ बटे 5 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, 5 और 5 का मेरे दोस्तों मल्टीपल कितना होता है 25। तो मैंने मान लिया कि एक व्यापारी ने 25 केले खरीदे, कितने केले खरीदे 25 केले खरीदे व्यापारी ने, तो 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना होता है 5, 5 केले सड़ गए और फेंक दिए। अगर कोई सामान खराब हो जाता है और आप उसको फेंक देते हो तो इस बात का मतलब यह है कि आपको उस पे 100% का लॉस हुआ। भाई ये पेन है, ये पेन आप खरीद के लाए मार्केट से 15 रुपए का, ये पेन आपके दोस्त ने इस पेन को चुरा लिया, तो आपको 15 रुपए के सामान पे 15 रुपए का लॉस हो गया, परसेंटेज में कितना 100%। कोई सामान आप खरीद के लाते हो, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, इसका मतलब आपको उस सामान पे 100% लॉस हो गया। 15 का पेन खरीदा था, दोस्त ने चुरा लिया, 15 रुपए के सामान पे 15 का लॉस हो गया, 100%, 1 यूनिट का मतलब 100% लॉस हो गया। तो मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों आपने 25 केले खरीदे थे, 25 का 1/5 कितना होता है 5, 5 केले आपने सड़ गए, 100% लॉस हो गया। तो 25 में से 5 केले सड़ गए, बचे कितने केले 20, बचे कितने 20 केले बचे, 20 का 2/5 कितना होता है, उसने अपने पास के केलों में से 2/5 को बेचा 15% के लाभ पर। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, सवाल भी पढ़ते रहो साथ साथ। 25 में से 5 केले सड़ गए, बचे 20, 20 का 2/5 कितना होता है 8, 8 केले उसने बेच दिए 15% के प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट पर। बचे कितने केले, 25 में से 5 और 8 13 केले ठिकाने लग गए, बचे 12, 12 केले और बचे। 25 में से 5 और 8 13 ठिकाने लग गए, 12 केले बचे, 13 12 25। बाकी केलों को बेचा 10% के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ, आपसे पूछा है। करिए दोस्तों, डाटा काफी आसान है, तो मैं क्या लगाऊंगा, वेटेड एवरेज लगाऊंगा, वेटेड एवरेज डिविजन लगाऊंगा। या 5 रुपए का 100% कितना नुकसान हुआ, माइनस का 500, 8 रुपए का 15% 120, 12 रुपए का 10% 120, माइनस का 500, 120 120 240, माइनस 500 में 240 जोड़ेंगे, माइनस 260% का आपको नुकसान हुआ, माइनस 260 का नुकसान हुआ है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट नहीं हुआ, माइनस 260% लॉस हुआ। कितने रुपए के सामान पर, ओवरऑल सामान है कितने का, 25 का, 5 8 13 और 12 25 का सामान है मेरे दोस्तों, तो आपको इतना नुकसान हुआ। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो भी आंसर आएगा 10% से ज्यादा आएगा तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 25 250 होता है। मृत्युंजय विशाल कह रहे 100% कैसे आया, दोबारा बता दो, कितनी बार बता दूं मृत्युंजय विशाल तुम लोगों को। कोई फल व्यापारी केले खरीदता, उसमें से 1/5 भाग केले सड़ गए और इसलिए उन्हें फेंकना पड़ा, फेंक दिया। किसी कोई सामान सड़ जाता है, खराब हो जाता है, चुर जाता है, तो उस सामान पे आपको 100% लॉस हो गया। एग्जांपल तो दे दिया भाई, अब क्या मेरी जान लोगे तुम, कलंक आदमी कलंक। मैं पेन खरीद के लाता हूं 15 रुपए का, और मैंने आपको ये, और आप मैं पेन 15 रुपए खरीद के लाता हूं, आपने मुझसे पेन चुरा लिया, मुझे 15 रुपए के सामान पर 15 रुपए का लॉस हो गया, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, 100%। ठीक है। माइनस 260 कैसा है, 5 रुपए का 100% लॉस कितना होता है, माइनस 500, ये 15 120 प्लस 120, ये प्लस 120 240, माइनस 500 में 240 ऐड किया, माइनस 260। ये लेक्चर बंद कर दो, जाके परसेंटेज में डेविएशन पढ़ो, दोबारा से डेविएशन क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, रिवर्स डेविएशन क्या है, 1.5 घंटे की क्लास उसको पढ़ो, फिर यहां पे आना। यहां भौंकने की जरूरत नहीं, कैसे आया कैसे आया, जब तक पूरा ना पढ़ लो कुछ पिछला तब तक बताओ। यहां पे आगे चलेंगे, अगला सवाल ये कर लोगे अब, ठीक है, आसान था ये, एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं इस टाइप का। 102 नंबर, ये बताओ जी। ये सवाल सीजीएल 2020 के प्री का बहुत ही बढ़िया सवाल है, और तब से लेकर अब तक मैं सवाल को लगातार करवा रहा हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/3 सामान को, 1/3 मतलब 1/3, 1/3, 1/3 सामान को
15% लाभ पर बेचा गया, 25% सामान, 25% मतलब 1/4, 1/4 सामान को 20% लाभ पर बेचा गया और बाकी सामान को, बाकी को 20% के लॉस पर बेचा गया। यदि पूरे लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 138.5 का लाभ हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में, सारे सामान पे कुल मिलाकर आप कुछ सामान खरीद के लाए, एक तिहाई बेच दिया 15% लाभ पर, 25% बेचा 20% लाभ पर, बाकी सामान बेचा 20% के लॉस पर, पूरे ट्रांजैक्शन सारे सामान पे कुल मिलाकर 138.5 का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा सामान का क्रिया मूल्य क्या है, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ द गुड, सामान का मूल्य क्या है, जवाब दीजिएगा। करो। जब आपको सवाल में ये दे रखा है कि कुल लाभ 138.5 रुपए का हुआ, अगर आप ये पता लगा लो कि कुल लाभ हुआ कितने परसेंट, तो सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां रिमेनिंग शब्द तो कहीं नहीं आ रहा, तो मैंने बटे में क्या लिखा है, बटे में 3 लिखा है, बटे में 4 लिखा है, लिखा है कि नहीं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो मैंने मान लिया कि आप टोटल जो सामान खरीद के लाए हो 12 आर्टिकल खरीद के लाए हो, 12 टोटल सामान आप खरीद के लाए हो 12, तो 12 का एक तिहाई कितना होता है 4, 12 का एक तिहाई होता है 4, 4 ये सामान आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पर मेरे दोस्तों, इधर मैं सामान लिख रहा हूं मेरे प्यारे गुड्स, 12 का एक तिहाई कितना होता है 4, ये आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पर। फिर 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 कितना होता है 3, 3 ये आपने बेचा 20% के प्रॉफिट पर। बाकी सामान, बाकी कितना सामान बचा, 12 में से 4 और 3 7 बिक गया, बाकी बचा 5, 12 में से 7 घटाओ बाकी बचा 5, बाकी का 5 सामान बेचा है 20% के लॉस पर, बाकी का 5 सामान बेचा है 20% के लॉस पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि सामान को जो ब्रेक किया वो इस रेशियो में किया है। आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, मेरे प्यारे जवाब दो, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लाभ लॉस हुआ बताइएगा। मैं हमेशा से समझाता आया हूं कि अगर आपको ओवरऑल निकालना है इस सामान पे प्लस इस सामान पे प्लस इस सामान पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, डाटा इजी है तो वेटेड एवरेज, डाटा टिपिकल है तो डेविएशन। यहां पे बहुत सिंपल है, देखो या 4 रुपए का 15% 60 प्रॉफिट है, या 20 या 60 60 प्रॉफिट है, या 20 पंजे 100 माइनस 100 लॉस है, 60 60 120 120 माइनस 100 20 20%, तो 20% का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों कितने सामान पे, आप कहोगे सर 4 3 7 5 12 के सामान में बटे 12, यानी कि आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 20/12% का हुआ है, 20/12% का, और आपको प्रॉफिट हुआ कितना है 138.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इसकी वैल्यू ही मेरे दोस्तों इसके बराबर है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 20/12% का, हुआ कितने का 138.5 रुपए का, तो इसकी वैल्यू बराबर हो गई, ये 12 इधर चला जाएगा तो 20% की वैल्यू मेरे दोस्तों ये आ गई। 20% क्या बोलोगे जी सर, सवाल में आपसे पूछा सामान का क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य मतलब सामान का 100% का मान पूछा है, 100% निकालना है तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 ही आ जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 हो गया 60। तो जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्तों 7800 प्लस 510 यानी कि आ जाएगा 8310 रुपए, 8310 इस सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन। प्रीवियस सवाल है बिल्कुल एज इट इज, बताओ है मजेदार सवाल। तो इस सवाल में क्या फर्क है, इस सवाल में सीधा परसेंटेज पूछा है और इस सवाल में आपको परसेंटेज की वैल्यू दे दिया, ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू दे दिया रुपये में, और आपसे वहां से सीपी पूछ लिया। एक एक सवाल ही आपको करवा रहा हूं हर एक टाइप का मेरे दोस्तों, ठीक है ना, और आपको सीखना पड़ेगा ये अगर आपको एग्जाम पास करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये तो आसान वाला है, अभी आएगा एक और लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 103, करो जरा जल्दी से, सवाल का उत्तर क्या आएगा फटाफट करना, बनाओ। ललित कैंसर पेपर में तो ओएमआर सीट आती होगी, ललित ऑनलाइन के जमाने में ओएमआर सीट के साथ साथ आंसर की भी आती है, बराबर में आंसर की भी होती है। एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट बेचे उसने 16% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग बेचे उसने 20% के प्रॉफिट पे। इफ ही हैड सेल्ड ऑल ऑफ देम एट ए यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 12%, उसने सारे ही कोट 12% के लाभ पर बेचे होते तो उसे 1500 रुपए कम मिलते। अच्छा, तो प्रत्येक कोट की लागत मूल्य क्या है, बड़ा बेसिक सवाल है। ये सवाल लेटेस्ट ही मेरे दोस्तों 2022 के प्री का है, मेंस का नहीं है, प्री का सवाल है। एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, उसमें से 50 कोट बेच दिए 16% के प्रॉफिट पर, तो बचे कितने 70 कोट, 70 कोट बचे, वो बेच दिए 20% के प्रॉफिट पर। तो कोट को किस रेशियो में ब्रेक किया है, 5:7 के रेशियो में ब्रेक किया है, 50 और 70 का रेशियो 5:7। तो आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट का लाभ होगा, इस हिसाब से कितने परसेंट का लाभ होगा। तो आप कहोगे सर अभी निकाल के बताता हूं, 16 पंजे 80 प्लस 140 यानी कि 80 और 140 220%, दिस इज 80 और ये आपका 140, तो 220% का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों आपको 12 के समान पर। 12 आप बोलोगे हाँ जी सर, जो कि कितना होता है, जो कि आपका 4 से आ जाएगा 55/3%, 55/3% का मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रॉफिट होगा अगर इस हिसाब से चलोगे। समझ में आया, 50 कोट 16% के प्रॉफिट पे, 7 कोट 20% के प्रॉफिट पे मेरे दोस्तों, तो 80 हो गया प्लस 140 220% है कितने पर, 12 पर, तो बटे 12 करेंगे, 55/3% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। यदि मैं इन सभी कोटों को 12% के ही लाभ पर बेच देता तो 1520 रुपए कम मिलते। अगर 55/3% प्रॉफिट में ना बेचकर 12% के प्रॉफिट में बेचता तो कितना परसेंट कम होता प्रॉफिट, घटाइए तो 12 तिया 36, 55 12 तिया मेरे दोस्तों 36 हो जाएगा, 55 में से जब 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19, 19/3% आपको प्रॉफिट कम होता। सवाल में इसी की वैल्यू 1520 रुपए दे रखी है, दे रखी है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1% की वैल्यू कितनी 19 8 152, 3 से गुणा हो जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई बच्चा 240, 100% की वैल्यू कितनी है, 2 चुका दो 24,000 रुपए। ये सारे ही कोर्स का टोटल कोर्स का क्रिया मूल्य आ गया 24,000 रुपए, क्योंकि सारे कोर्स जो हैं वो 24,000 रुपया के हैं। लेकिन आपसे सारे कोट का लागत नहीं पूछा, प्रत्येक कोट की लागत पूछी है भाई। तो 120 कोट की कीमत है ना 24,000, एक कोट की कीमत क्या होगी बटा 120 करेंगे, यानी कि 200 रुपए के कोट हैं, ठेले से लिए हैं 24,000 बटे 120। आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया सवाल था, ये तो ऑस्कर मिलना चाहिए, इसी टाइप का सवाल था, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, बस कर पाओगे सवाल, बिल्कुल करोगे।
हर एक वैरायटी की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये सवाल देखेंगे, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला था, इजी था मेरे दोस्तों। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, सीपी निकालना है, ये और क्रिएटिव है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 104 104 और 105 नाम के दो सवाल आपके सामने हैं। है दोनों मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। करना जरा इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। सवाल आपको थोड़ा छोटा सा लग रहा है, बड़ा सवाल है ना, बट सवाल बुरा है एकदम। डेविएशन से ही होगा मेरे प्यारे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, नया एक भी क्रिएट नहीं किया है। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 200% मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 20% लेस देन अलमारी। तो भाई आपके पास है टेबल, चेयर और अलमारी। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है, क्या बोला है, मैं बोलूंगा अभी, कुछ नहीं बोला इसने, कॉस्ट प्राइस बोला है। बोला है कि टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो चेयर से 200% ज्यादा है और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो अलमारी से 20% कम है। चेयर जो अलमारी से 20% सस्ती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यानी कि मेरे प्यारे भाई अलमारी अगर 5 रुपए की है तो चेयर 4 रुपए की है। क्लियर, ऐसा बोला गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही बोला है। अब पहली लाइन, टेबल का जो कॉस्ट है वो चेयर से 20% ज्यादा है, 200% ज्यादा है। 4 का 200% 8 होता है, 4 से 8 ज्यादा करोगे 12, यानी कि टेबल का सीपी 12 है। ये रेशियो आ गया, ये एक टेबल एक चेयर एक अलमारी के सीपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। क्लियर 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 है भी। अलमारी मेरे दोस्तों 5 की है तो चेयर 4 की है। टेबल चेयर से 200% महंगी है तो 4 से 200% ज्यादा 12 होता है, ठीक। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर डिक्रीज बाय 25%, ईच टेबल और ईच चेयर का कॉस्ट 20 कितना घट जाता है, 25% घट जाता है। टेबल का प्राइस भी 25% घट गया, चेयर का प्राइस भी 25% घट गया। एंड द कॉस्ट ऑफ अलमारी, अलमारी इंक्रीज बाय 25%, अलमारी का जो कॉस्ट है वो 25% बढ़ जाता है, 25%। ये बोला है। क्लियर। तो 4 मेज, सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में। 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो 4 टेबल कितने रुपए के होंगे मेरे प्यारे भाई। भाई ये तो एक टेबल के सीपी है ना, एक एक सामान का है। 4 टेबल मेरे दोस्तों कितने के होंगे, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी, 8 अलमारी इतने की होंगी। अब इनके सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमारी, क्या जाएगा सीपी का रेशियो। तो आप कहोगे सर ये जा रहा है यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 चौक 48 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 बार जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 4 दूनी 8 10 बार जाएगा। यानी कि सीपी का रेशियो हो गया ये। और उसपे 25% 25% और -25 25% बढ़ाया गया। ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आएगा, ओवरऑल नहीं कर सकते थे क्या। 12 गुणा 25 300, 5 गुणा 25 125, माइनस का 300 माइनस का 125 425 और ये प्लस का 250। तो करो कितना आएगा, 175 आ जाएगा। माइनस का 300 प्लस का 250 माइनस का 50 हो गया। -50 में -125 जोड़ेंगे तो -175% का आपको टोटल लॉस हो गया। टोटल कितने के समान पे, 12 5 17 और 10 27 के समान पे बटे 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। फाइनल आंसर माइनस आया तो इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। कितना आएगा 27। देखो सारे ऑप्शन जो 7 के नजदीक, 6.5 और 6.9, 27 7 कितना होता है मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 140 और 49 189 आएगा मेरे दोस्तों। 27 से 7 करा जाए तो 189 आएगा, लेकिन ये तो 175 है, काफी कम है। तो 7 के नजदीक नहीं आएगा, 7 से कम। ठीक है भैया, 7 के नजदीक नहीं आएगा, 7 से काफी कम होगा। तो 6.5% के आसपास डिक्रीज आएगा। यही है, मैं बोलो एप्रोक्स आंसर है इस सवाल का, एग्जैक्ट नहीं है। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, काफी ज्यादा तामझाम है। डाटा अगर इजी है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है तो वेटेड एवरेज देखो, ठीक है जी। अदरवाइज जो है डेविएशन लगाएंगे। 12 गुणा 25 से माइनस का 300 प्लस का 250 माइनस 50 और प्लस माइनस 125 माइनस 175 हो गया। टोटल समान जो है 27 का बटे 27, माइनस आंसर आ रहा है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज वाला कट गया। अब 27 सत्ते होता तो 189 आता, लेकिन ये तो 189 से काफी कम है, तो आंसर भी 7 से काफी कम होना चाहिए, 6.9 नहीं होगा, 6.5 होगा। आगे चलते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है अगर आपको ना समझ में आए। एक सवाल और लेंगे हम, सवाल नंबर 105 करो, कर दीजिए। द कॉस्ट ऑफ सोफा इज 225% मोर देन टेबल। तो आपके पास मेरे दोस्तों सोफा है और आपके पास टेबल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। सोफा सेट का जो कॉस्ट है वो टेबल से 225% ज्यादा है। सोफा सेट की कीमत 34% घट जाती है, टेबल की कीमत 25% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा है कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा 2 सोफा सेट और 3 टेबल के प्राइस में इनिशियल कॉस्ट की तुलना में। देखो यहाँ पे दो ही आर्टिकल बोले, सोफा जो है वो टेबल से 225% ज्यादा कीमत का है। 225% का फ्रैक्शन वैल्यू 25% 1/4, 225% 9 गुना है 25 225 9/4। कहने का मतलब ये हुआ कि टेबल अगर 4 रुपए की है तो सोफा 13 रुपए का है। ये हो गया कहने का मतलब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सोफे की जो कीमत है वो 34% घट जाती है और टेबल की जो कीमत है वो 25% बढ़ाई जाती है। सवाल में ऐसा भी बोला जा सकता है कि सोफे को 34% लॉस पर बेचा गया, टेबल को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो दो सोफा सेट, एक सोफा सेट 13 का, 2 इतने के होंगे और 3 टेबल इतने की होंगी मेरे प्यारे भाई, 3 टेबल। इन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस हुआ। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों आप रेशियो ले लो भाई, ये तो एक सोफा एक टेबल का सीपी 13 रेशियो 4 है, 2 टेबल और 2 सोफा 4 टेबल के सीपी का रेशियो क्या है, 2 दूनी 4। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना आ गया, 13 रेशियो 6। कितना आ गया बच्चों, 13 रेशियो 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सोफा और एक टेबल के सीपी का जो रेशियो होगा वो 2 सोफा और 3 टेबल के सीपी का रेशियो 13 रेशियो 6 आएगा। कितना चेंज हुआ ओवरऑल, जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर वेरी इजी कैलकुलेशन दिस इज 13 गुणा 34 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 390 है और 52 432 आ गया, माइनस का 432 और 25 6 का कितना आ गया, 150 आ गया। ये है ना कि नहीं, 442 आएगा, सॉरी 390 और 52 442। तो माइनस 442 में 150 तो पहले 142 खत्म करो, 300 फिर 8 और खत्म करो 292, तो माइनस का 292% आया मेरे प्यारे भाई। ये लॉस हुआ है आपको, लॉस कितने के समान पर, 13 19 के समान पे बटे 19 ये आ गया। तो इतने का आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज तो आंसर है नहीं। ये कितना है 19 1 कम 19 और बचेगा 10, तो 19 पंजे 95 ही जा पाएगा, यानी कि 15.4% डिक्रीज आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रॉक्स में 15 आएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। 19 10 19 पंजे 95 7 बचेगा और 19 76।
क्या अब आप ऐसे टाइप का सवाल कर पाओगे? सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, जिसको ना समझ में आए वो 3 बार यस लिखे, और जिसने यस नहीं लिखा उसको श्राप दे दूंगा, आज की विद्या विफल हो जाएगी। करो जल्दी से सब बच्चा पार्टी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। देखो ये लैंग्वेज बहुत फेमस है, मैंने आपको दो दो करवा दिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है अगला। देखो डेविएशन का इस्तेमाल कहां कहां मैं कर दे रहा हूं। एक और सवाल लेंगे, बहुत बुरा सवाल है बच्चों ये, 106 नंबर बनाना, 2022 की सीटीएल का सवाल है। एक व्यक्ति सेब, बनाना और संतरा खरीदता है। भाई मैंने तो 2-2.5 साल पहले देखे थे, मैं किसी सेब वाले से सेब पूछता हूँ, बोलता है 250 रुपया किलो, मुझे वहीं हार्ट अटैक आने को तैयार हो जाता है। 250 रुपया किलो सेब, मुझसे कहता हूँ भाई 15 रुपए के दे दे, तो मुझे डांट देता है। बताओ 15 रुपए कोई कीमत ही नहीं है। एक आदमी सेब, केला और संतरा खरीद जो है 20, 25 और 30% के लाभ पर बेचता है। सेब बेचा 20% के लाभ पर, केला बेचा है 25% के लाभ पर, और संतरा बेचा है 30% के लाभ पर। संतरे का तो मैं टेस्ट ही भूल गया हूं। यदि फलों के क्रिया मूल्य का अनुपात 2-3-5 है और फल फ्रूट्स आर सोल्ड इन द रेशियो 5:4:2, फल 5:4:2 के अनुपात में बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। देखो फलों के क्रिया मूल्य का रेशियो, ये एक सेब, एक केला, एक संतरे के सीपी का रेशियो, फल बेचे हैं इस रेशियो में, यानी कि जैसे एक सेब 2 रुपए का, आपने 5 सेब बेचे तो कितने के बिकेंगे? 2×5 = 10। अभी आप एक केला 3 रुपए का, आपने 4 केले बेचे तो कितने के बिकेंगे? 12 के 3 चौक 12। एक संतरा 5 का है, आपने 2 बेचे हैं, यानी कि 10, 5 दूनी 10। तो आपने जो सामान है वो इस रेशियो में बिके। आपको सीपी का रेशियो निकालना था पहले बच्चों। किसका रेशियो निकालना था? सीपी का रेशियो निकालना था। 10-12-10 का रेशियो मेरे दोस्तों देखो 2 से कट रहा है 5:6:5। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 5:6:5। 5:6:5 आ गया। आपसे पूछा ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा ओवरऑल। यहां पे वैसे डिवीजन भी लग सकता है, वैसे भी आंसर जो भी आएगा 20 और 30 के बीच में आना चाहिए। आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन था वैसे 25, ऐसे छोड़ सकते हैं। या देखो 20 पंजे 100 प्लस 25 का 150 प्लस 150, 150, 300 और 100, 400, 400% हो गया मेरे प्यारे भी आपको प्रॉफिट। कितने के समान पे? 5, 5, 10, 6, 16 पे 400/16 यानी कि 25% प्रॉफिट हो गया। सॉरी 25%, डी आंसर है। जो भी आंसर आता है इस सवाल का वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है ओवरऑल। अगर मिनिमम प्रॉफिट 20 है, मैक्सिमम 30 है, तो आंसर 20-30 के बीच में रहेगा। 20-30 के बीच में ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी ये सवाल किया जा सकता था केवल ऑप्शन से। आगे चलेंगे सर, अब क्या आपको चांदी का ऑस्कर, सवाल नंबर 107। आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं सवाल से। बना दो बना दो, करो जी। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ए पर्सन परचेज 40 आइटम एट सेम प्राइस। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। ही सोल्ड सम आइटम्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग देम एट ए प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। द रिमेनिंग आइटम्स आर सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। मतलब उसने कुछ सामान को 30% के प्रॉफिट पे बेचा है और 26 वस्तु के सीपी के बराबर कीमत वसूल कर ली, 26 वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर दाम पे बेच दिया। तो उसने वस्तुएं बेची कितनी होंगी? 20 बेची होंगी। 20 वस्तुएं बेची, 20 बेची होंगी। भाई 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं का दाम मिलेगा। 20 रुपए के सामान पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं के बराबर की कीमत वसूल करोगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी उसने 20 वस्तुएं बेची हैं 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर। बाकी कितनी वस्तुएं भाई? टोटल तो 40 खरीदी थी, 40 में से 20 बेचती 30% के लाभ पर, तो बची कितनी? 20 वस्तुएं। बची 20 वस्तुएं बेची 18% के लाभ पर। आपसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत क्या है, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा है और 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के दाम पर बेच दिया, 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। तो उसने बेची कितनी है? 20। 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 26 वस्तुओं का आपको प्राप्ति होगी। तो उसने जो सामान बेचा है वो 20:1 क्या हो गया? 20:20 क्या हो गया? 1:1 का रेशियो हो गया। अगर सीपी का ही रेशियो 1:1 है तो ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज होता है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? 30 और 18 का एवरेज, 48/2 24%। तो ओवरऑल आपको 24% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर है। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन गया, हालांकि इसमें जो लाइन एक लिखी थी कंफ्यूजिंग थी, ठीक है ना। अगला सवाल, सवाल आपके सामने यहां पर 108। यस, अब मैं आपको करवाऊंगा यहां से आगे के मैं आपको जितने भी सवाल करवाऊंगा भाई वो रिवर्स डेविएशन पे है, ठीक है बच्चे। रिवर्स डेविएशन पे वो क्वेश्चन है, मतलब आपसे उल्टा पूछा है यहां पर। करो जी, सवाल का क्या आंसर है, बनाइए। लुसीफर 20 का 30% ऐड करोगे तो 26 आएगा। करो भाई, इस सवाल का क्या आंसर है तुरंत आपको बताना है। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, बहुत बढ़िया। इसका 20% हिस्सा बेचा 25% के नुकसान पर।
पूरे लेन देन में 25% लाभ, यहां पे लाभ आएगा, पूरे लेन देन में 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे बाकी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? ये सवाल है दोस्तों। अब इस सवाल को सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कोई जरूरत नहीं, परसेंटेज से हो जाएगा। एक आदमी ने कुछ गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा यानी कि 1/5। सपोज आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा, सपोज आदमी ने टोटल कितना गेहूं खरीदा? 5 किलो, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 किलो गेहूं उसने बेच दिया 25% के नुकसान पर, तो बाकी कितना बचा मेरे दोस्तों? 4। बाकी 4 बचा। 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचना चाहिए कि उसे पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट हो? 25% का प्रॉफिट, ये मेरे दोस्तों पूरे ट्रांजैक्शन में। अब रिवर्स डेविएशन का सवाल है, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं सिखाया हूं अभी आपको रिवर्स डेविएशन, पर अभी बताऊंगा। दो तरीके हैं, वेटेड एवरेज से भी होगा, डेविएशन से भी होगा। सुनो प्यारे बच्चों, पहला तरीका है डेविएशन वाला, बताता हूं पहला तरीका, सुनिएगा प्यारे भाई। अगर आपको ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल 25% प्रॉफिट, तो यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए। 25% प्रॉफिट कब होगा? 25% ओवरऑल प्रॉफिट तभी होगा जब यहां भी 25% प्रॉफिट हो, यहां भी 25% प्रॉफिट हो। लेकिन यहां तो 25% नहीं है, यहां तो -25 है। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, लेकिन हुआ है 25% लॉस। तो कितना नुकसान हुआ? कंपेयर करते हैं ना, ओवरऑल से कंपेयर करते हैं इसको, ओवरऑल से कंपेयर करते हैं। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, 25% नुकसान हुआ। 25 से -25 कितना कम है? 50% कम है, यानी कि यहां आपको 50% का नुकसान हुआ है मेरे दोस्तों। 25% प्रॉफिट की बजाय 25% लॉस हो, 50 का नुकसान हुआ मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों यहां आपको 1 रुपए का 50% नुकसान हो गया, 1 रुपए का 50%, 1 रुपए का 50% आपको नुकसान हो गया, यानी कि 50% नुकसान हो गया। तो बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवा दीजिए। बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पर 50% प्रॉफिट करवा दीजिए। आप बोलोगे जी सर हम ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, जो भी आप डेविएशन आएगा उसका आपको साइन रिवर्स करना है। अगर आपको मेरे दोस्तों यहां 50% नुकसान हो गया तो बैलेंस करने के लिए 50% प्रॉफिट करवा दीजिए। कितने के समान पे? 4 के समान पे बटे 4, तो 50/4 12.5, 25 में 12.5 जोड़ूंगा तो 37.5%। रिमेनिंग सामान को 37.5% के लाभ पर आपको बेचना पड़ेगा। डेविएशन में मुझे पता है थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट टेंशन मत लेना, एक और सवाल करवाऊंगा तुरंत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलेगा दोस्तों, आप इसको ऐसा नहीं है कि डेविएशन से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, मेरी बात को सुनना गौर से आप लोग, ठीक है जी? थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त जी। ओवरऑल आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, सुनना, यहां आपको 1 रुपए का 25% लॉस हो गया, 1 रुपए का 25% हो गया। ओवरऑल आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, समान कितने का है? 1 + 4, यहां आपको 1 रुपए का 25% नुकसान हो गया, 1 रुपए का 25%, यानी कि आपको -25% नुकसान हुआ है। ओवरऑल समान कितने का? 1 + 4 5 रुपए का, तो आपको टोटल 5 रुपए के समान पे, आपको टोटल 5 रुपए के समान पे 25% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5 × 25 कितना आ गया? 125। आपको टोटल 125% प्रॉफिट चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 125% प्रॉफिट, टोटल 125% प्रॉफिट होना चाहिए, या 25% लॉस है तो यहां कितना होना चाहिए भैया? 150% प्रॉफिट, या कितना होना चाहिए? 150% प्रॉफिट होना चाहिए। 150 में -25 जोड़ूंगा तभी तो 125 आएगा, तो 150% प्रॉफिट होना चाहिए। समान 4 रुपए का है, कितने पर? बटे 4 पर, 150/4, और 150/4 37.5 होता है, ये होता है वेटेड एवरेज। 50 से -25 कितना कम है? -50 कम है। मैं आपसे कहूं कि 25 से, मैं आपसे कहूं कि 25 से 13 कितना कम है? 12 कम है। मैं आपसे पूछूं फिर बताओ 25 से -25 कितना कम है? -50 कम है। क्लियर है? ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आपको डाउट है ना, दिमाग में परेशानी, सर छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सुनना इस सवाल को। 35% सामान बेचा गया 65% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग सामान को बेचा गया x% के लॉस पे। अगर ओवरऑल लॉस 12% है तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20, यानी कि अगर एक आदमी के पास टोटल 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं, तो 20 का 35% कितना होता है? 7। 7 वस्तुएं बेची गई हैं 65% के लॉस पर, 7 वस्तुएं 65% के लॉस पे बेची गई, तो बची कितनी है? 13 वस्तुएं बची हैं, 13। 13 वस्तुओं को बेचा गया है x% के लॉस पर, 13 वस्तुओं को x% के लॉस पर बेचा गया है। और कुल मिलाकर क्या हुआ? ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 12% का लॉस हुआ, ओवरऑल 12% का, तो x का मान क्या होगा, है ना? यानी कि बाकी वस्तुओं को, रिमेनिंग वस्तुओं को, ठीक है, कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया? x की वैल्यू आपको निकालनी, 13 वस्तु कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया? डेविएशन इज द बेस्ट, ठीक है भैया, ध्यान सुनिएगा। ओवरऑल से कंपेयर करते हैं, ओवरऑल 12% का लॉस तभी होगा, किसी आदमी को 12% का लॉस तभी होगा जब यहां भी 12% लॉस हो, यहां भी 12% लॉस हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। 12% लॉस किसी आदमी को तभी हो सकता है जब यहां भी 12% लॉस हो, यहां भी 12% लॉस हो, लेकिन यहां 12% लॉस की बजाय 65% प्रॉफिट हो गया। होना चाहिए था 12% लॉस, हो गया 65% प्रॉफिट। -12 से 65 कितना ज्यादा है? -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77% ज्यादा है, 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। होना चाहिए था 12% का लॉस, हो गया 65% प्रॉफिट। -12 से 65 कितना ज्यादा है? 77, या 77% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 7 रुपए का 77% एक्स्ट्रा हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां लॉस करवा लीजिए, 7 रुपए का 77% आप लॉस करवा लीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने के समान पर? 13 रुपए के समान पर बटे 13। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो 7 का 77 कितना होता है मेरे दोस्तों? 490 है, और 49 539, 490 में 49 जोड़ूंगा, 7 × 77 539%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको मैं भाग करूंगा 13 से, तो 13 चौका 52, और 13 एकम 13 बचेगा मेरे दोस्तों 6, और 13 पंजे 65 अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स माइनस आ रहा है 53.5%, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रिमेनिंग सामान को आपको 53.5% के लॉस पर बेचना पड़ेगा। ये आंसर आ गया। आप बोलोगे जी ठीक है, तो इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। अब बाय।